or then we observe the basic structure of the power system. थोड़ा सा इसका डेटा था तो हमने स्टडी किया था. Basically modern power system के 5 major components that includes generation, transmission, distribution, load and interconnections. जो मॉडर्न पावर सिस्टम है उसमें इंटरकनेक्शंस एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको अभी जो है वो पावर सिस्टम्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो फॉर्म है सिंगल पावर सिस्टम. तो ये अभी आपके पास ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये एक आपके पास पावर सिस्टम है जो आजकल आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन लोड. तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये जैसे आपका ये एक जनरेशन पॉइंट है, दूसरा जनरेशन पॉइंट है और ये तीसरा जनरेशन पॉइंट. ठीक है, तो ये आपके पास जनरेशन साइड आ गई. देन यू ट्रांसमिट कि आपके पास ट्रांसमिशन होनी चाहिए. आप इसको हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं. लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था एक छोटा सा एग्जांपल कि हम जो है वो क्यों हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं. तो इनिशियली जो पावर सिस्टम था जो 110 वोल्ट पे ऑपरेट हुआ था उसका मेजर ड्रॉबैक ही यही था कि एक तो लॉन्ग डिस्टेंस पे आप उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते. हर एक केबल का पर किलोमीटर वोल्टेज ड्रॉप होता है. तो आप जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ाते जाएंगे ट्रांसमिशन की उतनी ज़्यादा आपके पास वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा. और जब आपके पास करंट जो है वो मैं एग्जांपल देता हूँ उससे साथ स्टार्ट करते हैं. लेट्स सपोज वो जो इनिशियल सिस्टम था हम बल्कि एक काम करते हैं 100 वोल्ट पे आपकी ट्रांसमिशन है और फर्स्ट किया कोई भी लाइन है जो लेट्स सपोज वी से 1 ओम रेजिस्टर है. ठीक है, तो अगर आप इस पे 10 ओम का कोई लोड लगाएं तो V इज इक्वल टू आई आर. अब 10 ओम के लिए कितना करंट फ्लो करेगा? दैट इज 10 एम्पेयर. 10 ओम प्लस 1 ओम, बल्कि इसको सिंप्लिसिटी के लिए 9 ओम कर देते ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो. 9 ओम प्लस 1 ओम 10 ओम. 10 ओम और 100 वोल्ट है. V इज इक्वल टू आई आर. आई इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आर. ये आपके पास आ जाएगा 10 एम्पेयर. ठीक है जी. अब अगर आप देखें तो ये 1 ओम ट्रांसमिशन लाइन की आपकी रेजिस्टेंस है. ये आपने पीटी में पढ़ा हुआ है कि इसकी रेजिस्टेंस होती है. बाकी चीज़ें हम नहीं देखे, सिर्फ हमने एक कंसेप्ट क्लियर करना है. तो ये 10 ओम जो है 1 ओम और इसमें से 10 ओम, तो V इज इक्वल टू आई आर. 10 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होंगे और अगर आप यहाँ पे 100 वोल्ट मेंटेन करते हैं तो 90 वोल्ट आपके लोड पे मिलेंगे. दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस. 10% बनता है ये वोल्टेज ड्रॉप. अगर आपके पास 1000 वोल्ट हो ठीक है और उसी वाटेज का एक आपके पास लोड हो तो इसका आप 10 वोल्ट इसमें से ड्रॉप होंगे तो ये बनेगा 990. ये आपके लोड पे पहुंचेंगे और 10 वोल्ट आपके लाइन पे ड्रॉप होंगे. तो अगर 990 में आप देखें तो ये 1% के करीब बनता है वोल्टेज ड्रॉप. तो जैसे जैसे आप वोल्टेज लेवल राइज करते हैं वैसे वैसे आपके पास जो क्वालिटी का आउटपुट है वो बेहतर होती जाती है. दैट इम्प्रूव्स. इसीलिए जो ट्रांसमिशन है आप लो वोल्टेज पे बल्कि लो वोल्टेज तो न के मीडियम वोल्टेज पे आप जो है वो जनरेशन करते हैं. हाई वोल्टेज पे आप ट्रांसमिशन और बल्कि 2 लेवल होते हैं इसमें, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज. ये 2 लेवल जो है ट्रांसमिशन के होते हैं. फिर देन अगेन यू गो फॉर द मीडियम वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और लो वोल्टेज पे आप जो है वो यूटिलाइजेशन करते हैं. ये इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. यहाँ देख सकते हैं आप ये ट्रांसमिशन का जो लेवल है इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि ये देखें 765 केवी तक जाता है. ये सारा आपके पास जो है वो क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में शायद आएंगे. जनरेशन जो है वो आपके पास बेसिकली सिंक्रोनस जनरेटर और उसको अल्टरनेटर भी कहते हैं.
उसके हेल्प से आप जनरेशन करते हैं। वो तो आपने देख लिया होगा कि हम डीसी फील्ड को रोटेट करते हैं तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो एक कॉइल जो स्टेटर पे पड़ी होती है जिसको आर्मेचर कॉइल कहते हैं, और जो रोटर वाली कॉइल है उसको फील्ड कॉइल कहते हैं, तो उसको जो है वो हम फील्ड वाइंडिंग को रोटेट करते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग को वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक करती है, और एक आपके पास वोल्टेज जनरेट होती है जो साइनोसाइडल होती है। ये जो फील्ड कॉइल होती है इसको हमेशा हम प्राइम मूवर की मदद से रोटेट करते हैं। प्राइम मूवर जो है वो आपके पास हाइड्रोलिक टरबाइंस भी हो सकती हैं, स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन और इंटरनल कंबस्टन इंजन, बर्निंग गाइड, कोई भी इनमें से हो सकता है। दोनों का ये आपके पास अगर लेट्स सपोज ये टरबाइन है और ये आपके पास अल्टरनेटर होता है, ये हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन में है दोनों, तो आपके पास टरबाइन जो है वो रोटेट होगी, तो देन विद द सेम शाफ्ट होने की वजह से ये आपका जनरेटर का जो ये वाइंडिंग है, जिसको ये वाइंडिंग जो है ये फील्ड वाइंडिंग ये रोटेट करेगी उसी स्पीड पे जिस स्पीड पे टरबाइन जो है वो रोटेट कर रही होती है। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, यहाँ से आप आइडल को अगर देखें, सिर्फ आइडल की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आइडल में आपके पास हेड होता है और स्टोर्ड वाटर होता है, तो आपके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको आप फ्लो करवाते हैं, तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कारस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस टरबाइन को रोटेट करती है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और रोटेशन आपके पास शुरू होती है एक खास स्पीड पे, और दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द अल्टरनेटर। तो यहाँ पे आपके पास ये फॉर्म आपके पास आते हैं। तो इस तरह जो है वो आपका एनर्जी का फ्लो होता है कि पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिलती है। इलेक्ट्रिकल, इन सब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सबसे बड़ा एडवांटेज है दैट इज क्लीन, और इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है आप एक जगह से दूसरी जगह जो उसको ट्रांसमिट करते हैं दैट इज मच ईजियर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। जनरेटर एक आपके पास सिस्टम होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, जैसे अभी लास्ट हमने स्लाइड में देखा ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। यहाँ पे एक जनरेटर का पूरा बैंक लगा होगा, ये न्यूक्लियर स्टेशन में मुख्तलिफ जनरेटर्स होंगे, और ये सारे अगर आप देखेंगे तो ये सारे एक, ये देखें अगर आप इसको गौर से देखें तो ये सारे जो हैं वो, और यहाँ से ये और ये सारे इंटरकनेक्टेड है आपस में। तो इस तरह आप इसको एक समझ सकते हैं, ये आपके पास एक दो कॉन्फ़िगरेशन की स्टार और रिंग, में रिंग बना रहा हूँ, ये सारे जनरेटर्स एक पॉइंट पर, पॉइंट मीन्स की रिंग पर आपको सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ये ठीक है। तो ये सारे जनरेटर आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं। तो सिंक्रोनाइज होने की बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर कि उनका आरएमएस वोल्टेज लेवल इक्वल होना चाहिए और उनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अब अपने उसके हिसाब से ये लोड शेयर करते हैं, जिसका आपने मैकेनिकल इनपुट टार्क ज़्यादा किया वो ज़्यादा लोड शेयरिंग की तरफ जाता है, और जिसका कम करेंगे वो उसका कंट्रीब्यूशन जो है इन द टोटल सिस्टम, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6, अगर हर एक 10 मेगावाट का हो तो 10 मेगावाट का है तो 60 मेगावाट मैक्सिमम ये प्रोवाइड कर सकता है। तो जब आपके पास लेट्स सपोज 57 मेगावाट होगा लोड, तो अगर बाकी 5 जो हैं डेट आर रनिंग फॉर द 50 मेगावाट, तो अमंग देम 1 जो है वो आपके पास वो 7 मेगावाट पर लोड उठा रहा होगा। तो इसको हम जो कंट्रोल करते हैं ये गवर्नर के जरिए करते हैं। तो जनरेटर में आपके पास गवर्नर्स होते हैं जो इनके पावर कंट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं ऑन द इंटरकनेक्टेड सिस्टम, तो ताकि सारे जनरेटर जो हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हो, और सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करेंगे तो तभी वो सिंक्रोनाइज होंगे। ये जो रिसोर्सेज है नॉर्मली जनरेशन के, ये आपके पास लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, जो आप देख सकते हैं कि आपके पास नॉर्मली जो भी ऑयल के रिजर्वायर्स हैं ये लिमिटेड होते हैं। तो क्योंकि इनमें फ्यूल कंबस्शन भी ज़्यादा होती है तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड का जो इमिशन है वो भी ज़्यादा होता है, और इसीलिए जो है वो इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स और इनके रिसोर्सेज की लिमिटेशंस की वजह से हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, जो हमने ऑलरेडी भी देखे हैं कि जिसमें आपके पास विंड, सोलर विद अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है। तो प्राइम मूवर जो है वो आपके पास ये भी हो सकता है कि आप ये रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। देन नेक्स्ट स्टेप में अगर आप दोबारा डायग्राम पे जाएं तो नेक्स्ट स्टेप में आप सबसे पहले क्या करते हैं कि अभी इसमें थर्मल स्टेशन बताया हुआ है, अगर आपको तो ये थर्मल में इसको डिलीट करता हूँ, ये थर्मल स्टेशन है। इसमें आपके पास क्या होगा कि आपके पास मैकेनिकल डायग्राम अगर बनाएंगे तो ये आपके पास टरबाइन होगी, देन यू विल हैव अल्टरनेटर,
और इसका आउटपुट होगा इलेक्ट्रिकल, ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी और वाट्स या जो भी यूनिट्स आप यूज करते हैं, that will be generated on the medium voltage normally about 18 kV 20 kV ये रेंज होगी। मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं 20 kV कंसिडर करता हूँ फॉर नाउ। ये आपका जो जनरेटर्स हैं, अब इंटरकनेक्टेड सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, ये जो सिस्टम इंटरकनेक्टेड है, ये देखें अब कराची में आपके पास कोई भी हाइडल रिसोर्स नहीं है कि जहाँ पे आप जो है वो लो कास्ट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वहाँ पे आप जो है वो इसमें फोसाइल फ्यूल में या इसमें ऑयल वगैरह यूज करेंगे। अदर अल्टरनेट ऑप्शन आर आपके पास जो है वो विंड यूज करें वहाँ पे। तो ये आपके पास क्या होता है कि आप जनरेटर्स को एक ही रिंग पे जब कनेक्ट करते हैं तो इसके बहुत से रिलायबल होता है, आपके पास हर टाइम पर अवेलेबल एनर्जी मुख्तलिफ रिसोर्सेज से होती है और आपके पास कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन होता है कि अब आपके जो है वो जनरेटर लेट्स सपोज तरबेला, जिस तरह आप देखते हैं कि तरबेला जो है वो बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड जो उसका पर्पज है वो बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड है कि पानी आपने स्टोर करना है और उसका बाय प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिसिटी। तो जब पंजाब में या सिंध में वाटर की रिक्वायरमेंट आती है तो आप उसको ज्यादा उसी हिसाब से वाटर जो है वो डिस्चार्ज करते हैं और वो टर्बाइंस के थ्रू पास करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो अगर आपकी जो है वो खासतौर पर लेट्स सपोज आज का जब फसल के लिए जो आपकी क्रॉप्स हैं उनके लिए यू डोंट नीड एनी वाटर, तो अब आपका डिस्चार्ज कम हो जाएगा तो तरबेला की जनरेशन कम हो जाएगी। तो अगर ये इंडिविजुअल सिस्टम्स होते कि पिशावर और इस एरिया के लिए ये तरबेला डैम है, पिंडी के लिए लेट्स सपोज हम कह दे एरिया के लिए ये मंगला डैम है और कराची के लिए जो है वो कोई भी XYZ वो आपके पास सोर्स है, तो अगर ये अब आपके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो ये क्या करना था इसमें। लेकिन जब ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं तो दैट इट इज मच इजियर टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिकल पावर तरबेला टू कराची, तो आप आसानी के साथ उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं तो थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस। तो ये जो है वो आपके पास एक जो है वो एडवांटेज आता है। दूसरा, आप पूल कर सकते हैं रिसोर्सेज को कि आप जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट मुताबिक अगर इस यहाँ पे मेंटेनेंस आ जाती है तो ये मेंटेनेंस के लिए डाउन हो जाएगा, तो एट दैट टाइम अदर सोर्सेज विल प्रोवाइड द एनर्जी टू दिस एरिया। तो ये जो है वो एडवांटेज होता है और ई पैरेलल ऑपरेशन का जो है वो सबसे बड़ा फायदा होता है। तो अब आपके बाद इसके बाद आपने इसको ट्रांसमिट करना, तो ट्रांसमिट करने का ये होता है कि आपने 20 kV पे जनरेशन की, लेट्स सपोज 500 kV पे इसको आप ट्रांसमिट करते हैं, देन यू विल गो फॉर द ट्रांसफार्मर जो 20 kV को 500 kV पे जो है वो स्टेप अप करें। देन ये आपका ये जो पोर्शन है इसका ये ट्रांसमिशन का वोल्टेज है। तो यहाँ पे आपके पास एक यूनिट ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर लगा होता है जो जिसका काम जो होता है वो वोल्टेज को स्टेप अप करना। बेसिक कंस्ट्रक्शन आपको पता है कि कोर होता है और मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी साइड पे होती है और सेकेंडरी साइड को वो लिंक करती है और वहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। अदर बेनिफिट इज गैल्वानिक आइसोलेशन कि ट्रांसफार्मर की इंडक्टेंस जो है वो फ्रॉम वन साइड टू अनदर आपके पास जो सर्जेस होती हैं उनको जो है वो स्टॉप करता है और आपको जो है वो सिस्टम को जो फॉल्ट्स हैं वो अपने एरिया में ही रखता है, बाहर जो है वो अपने एरिया से बाहर जो है वो इनको आसानी से मूव करने नहीं देता। ठीक है, तो नॉर्मल आपकी जो जनरेशन लेवल है बिलो 30 kV तक ये आपके पास लिमिटेड होती है और आप 500 kV तक जो है वो 765 इवन के आप यूएस में जैसे नॉर्मल है कैनेडा यूएस में वो उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर उसके लिए यूज होता है। फिर ट्रांसमिशन लेवल आता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन का बेसिक पर्पज क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पावर जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस से आप जो है वो कैरी करते हैं लोड सेंटर के लिए, तो ये आपके पास बेसिक ट्रांसमिशन होता है। वेरियस वोल्टेज लेवल जो हैं वो आप ट्रांसमिशन लेवल के जो है वो यूटिलाइज होते हैं। जो बेसिक हाई वोल्टेज है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, उसका वोल्टेज लेवल जो है वो ये है 765 500 kV। फिर हाई वोल्टेज जो है 220 132 66 पाकिस्तान में ये इनमें से 500 kV भी अवेलेबल है और बाकी भी अवेलेबल है। फिर इसको ये जो है आप किसी भी HV सब स्टेशन तक पहुंचाते हैं, किसी भी करीब रेंज जो HV सब स्टेशन होता है, जैसे आपके पास लेट्स सपोज हम हैं कि तबेला से इस्लामाबाद में एक HV सब स्टेशन होगा, इसके दरमियान में आप 500 kV तक इसको वोल्टेज लेवल पे ट्रांसमिट करेंगे। इसके बाद जो है वो आपके पास सब ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है, जैसे आपके पास मेरा ख्याल में बुरहान जो है वो 500 kV का है, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, पिशावर में शेख मोहम्मदी ग्रिड है वो 500 kV का है। तो ये बुरहान वाला अगर लेट्स को अज्यूम करते हैं कि 500 kV का है, तो ये 500 kV का दो पर्पज सॉल्व करेगा कि लेट्स को ये तबेला है, तरबेला से आप यहाँ पे इसको आपने 30 kV पे 20 kV पे जो है वो आपने जनरेशन की, ये ट्रांसमिशन आपने 500 kV पे की, तो यहाँ से आप जो है वो बुरहान पे पहुंच गए ये इस जगह पर। तो बुरहान पे आप जो है नाउ इट विल सर्व टू पर्पसेस। नंबर वन, अगर तो नेक्स्ट आपके पास एक और HV सब स्टेशन है, जैसे फर्ज किया ये है
तो इसके लिए ये उसी तरह की जो ट्रांसमिशन लाइन है 500 kV की यहाँ तक जो है पहुंचाएगा। स्विचिंग स्टेशन का मतलब ये होता है, स्विचिंग स्टेशन जो है ये मुख्तलिफ पाथ्स बनाते हैं आपके लिए, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं। लेट्स सपोज आप जो है वो इस न्यूक्लियर वाले को निकालना चाहते हैं, तो फॉर दिस पर्पज ये प्रोवाइड करेगा आपको यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस इस तरह, ठीक है। अगर यहाँ से आप न्यूक्लियर सबस्टेशन ऑफ है और हाइडल के साथ भी आपने इसको भी फीड करना है, तो देन ये इसको न्यूक्लियर स्टेशन को बाईपास करके और यहाँ पे भी आप पहुंच सकते हैं। तो ये बेसिकली स्विचिंग स्टेशन का काम है। और नंबर 2, नॉर्मली इसने यहाँ पे लिखा है स्विचिंग स्टेशन, लेकिन पाकिस्तान में नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या है कि आप हाई वोल्टेज सबस्टेशन के बाद जो है वो लार्ज कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे HV सबस्टेशन जो है वो दो पर्पज सॉल्व करते हैं। एक तो नेक्स्ट HV के लिए जो लेट्स सपोज लाहौर में है, तो यहाँ से 500 kV की लाइन सेक्शनलाइज होकर निकलेगी। नंबर 2, जैसे आप एबटाबाद के लिए लोड है, तो यहाँ से फिर हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के अलावा ये 500 भी निकलेगी यहाँ से लाहौर, और फिर 132 kV जैसे एबटाबाद के लिए आ रही है 132 kV, तो ये भी निकलेगी। और ये हो गया। और अगर आपके पास यहाँ पे कोई ऐसा कंज्यूमर है जो 132 kV पे या 66 kV पे अपनी डिमांड देता है, लार्ज कंज्यूमर जो, तो वो भी आप यहाँ से लेके उस कंज्यूमर के लिए डायरेक्ट जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिक पर्पसेज होते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ग्रिड के, जो आपको सबस्टेशन या ग्रिड दोनों लफ्ज यूज होते हैं। नॉर्मली जो ग्रिड का लफ्ज है वो ज्यादा कॉमन है, उनकी टर्मिनोलॉजी में जो वापडा और ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो ये आपके पास इसके बाद सब ट्रांसमिशन नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है। ये सब स्टेशन है आपके पास मीडियम वोल्टेज के लिए आगे प्रोड्यूस करने के लिए। तो सब ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है वो यहाँ पे भी है। ये एक आपके पास सब ट्रांसमिशन नेटवर्क की लाइन आ रही है, और ये आगे भी होंगी, इसमें दो ही इसमें शो की हुई। तो ये आपके पास नॉर्मल सब ट्रांसमिशन जो नॉर्मल लेवल है 66 kV टू 132 kV पाकिस्तान के हिसाब से अगर आप देखें, तो ये इसमें भी मीडियम वोल्टेज हाई वोल्टेज आती है, ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के बाद आती है, और आप HV सबस्टेशन तक पहुंच जाते हैं। ये लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर भी इस पे कनेक्टेड हो सकते हैं, और आगे नेक्स्ट के लिए भी ये सप्लाई कर सकता है। जैसे एबटाबाद में आप पहुंचे तो ये आपके पास सब ट्रांसमिशन नेटवर्क है, तो ये आपके पास मानसेरा के लिए भी आगे वही 132 kV लाइन ट्रांसमिट करेगा, और लोकल इसके लिए ये 33 kV या 66 kV जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और इसमें जो एक और फैसिलिटी होती है नॉर्मली अवेलेबल, वो लाइन वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए आपके पास रिएक्टर्स और कैपेसिटर बैंक्स होते हैं, ताकि आपकी लाइन का जो वोल्टेज है इसके बाद वो मेंटेन रखे, ताकि आपका जो क्वालिटी आपका आउटपुट है लो कंज्यूमर तक जो पहुंचे वो प्रॉपर। तो ये बेसिक आइडिया था एक फ्रॉम जनरेशन टू ट्रांसमिशन, ठीक है। तो सब ट्रांसमिशन ग्रिड स्टेशन जो आपके पास नॉर्मली मौजूद होते हैं, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं, ये ठीक है। तो इसमें हाई वोल्टेज सबस्टेशन होते हैं, जस्ट रिसीविंग सबस्टेशन भी हो सकते हैं, प्राइमरी सबस्टेशन भी, और डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों पर्पज जो मैंने अभी आपको बताया चारों ये फुलफिल करता है। और ये स्विचिंग ऑफ द लाइन भी कर सकता है, कि जैसे अभी आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपके पास एक सबस्टेशन है, और ये आपके पास एक एन होगी, और ये दो आगे आपके पास हाई वोल्टेजेस यहाँ से ट्रांसमिट भी हो सकती हैं, और एक मीडियम वोल्टेज भी हो सकती है। तो ये इनके दरमियान जो है वो स्विचिंग भी करेगा कि कौन से उसको कनेक्ट करना है किस लाइन के साथ, ये उस टाइम पे पॉसिबल होता है, इनके पास फैसिलिटी होती है, ठीक है। और दूसरा जो है वो वोल्टेज चेंज जो है वो थ्रू रिएक्टर्स एंड कैपेसिटर बैंक जो है वो यहाँ पे करते हैं। फिर इसके बाद जो है वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में ये नॉर्मल पाकिस्तान में ये लिंक भी करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन लेट्स को मानसेरा को कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। तो उसमें वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान में आउटपुट जो है वो 11 kV वो प्रोवाइड करता है, मुख्तलिफ kV मुख्तलिफ एरियाज के लिए, जैसे हमारे घरों में जो यहाँ पे आ रही है 11 kV। और वहाँ पे फिर आपके पास जो है वो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो 11 kV को 400 वोल्ट या 0.4 kV में कन्वर्ट करते हैं। ये आपके पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है वो 3 kV से 33 kV तक हो सकती है, और जो भी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर बड़े हैं वो यहाँ से डायरेक्ट जो है वो यहाँ से पावर ले सकते हैं इसी ग्रिड से 66 kV या 33 kV पे यहाँ पे ये इसको ले सकते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मली 0.415 kV पे है पाकिस्तान में, जो यहाँ पे हम 3 फेज जब भी बात होगी वो 3 फेज की बात होगी। अब जो मैं कह रहा हूँ 33 kV दैट मीन्स लाइन टू लाइन वोल्टेज, और 3 फेज बातें हो रही है सारी। जो जब हम इस सिंगल फेज की बात करेंगे तो उसके साथ हम जरूर मेंशन करेंगे कि ये फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज है। अब ये जो है अगर मैं यहाँ पे लो वोल्टेज तो मैं यहाँ पे लिखा 22 kV लाइन टू न्यूट्रल,
ये लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज होती है इमेज के साथ, ये ठीक है। और आगे आपके पास जो कंज्यूमर्स हैं और उसको भी अंडरग्राउंड या 11 केवी भी जो है वो अंडरग्राउंड हो सकती है, जैसे इस्लामाबाद में आपके पास ये है और ये मौजूद है यहाँ पे। बाज़ का डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन बनाती हैं, वो वहाँ पे उनको अवेलेबल हो जाता है हाई वोल्टेज 66 केवी या 132 अपना ग्रिड मेंटेन करके आगे अपने 11 केवी पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और पैड माउंटेड ट्रांसफार्मर जो है वो यूज़ करते हुए आगे कंज्यूमर तक पहुँचते हैं। लोड्स आपके पास जो है वो मेजर जो है वो तीन उसमें आते हैं, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल। इसमें पब्लिक उसके भी आते हैं। रेजिडेंशियल लोड, इंडस्ट्रियल लोड जो है वो उसमें आपके पास हेवी इंडस्ट्रीज आती हैं। आजकल जो है वो उनमें सबसे ज़्यादा जो मोटर्स यूज़ हो रही हैं वो इंडक्शन मशीन यूज़ हो रही है। पहले डीसी मशीन थी, अब विद द इन्वेंशन ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांसेस इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अब इंडक्शन मशीन का भी स्पीड कंट्रोल बड़ा अच्छा अवेलेबल हो गया है। तो दैट्स वाई द मेजर पोर्शन ऑफ द लोड इज कवर्ड बाय द इंडक्शन मोटर्स मशीनरी जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करता है। फिर कमर्शियल लोड में आपके पास भी नॉर्मली छोटी मोटी इंडस्ट्री और ये शॉप मार्केट्स ये भी आ सकते हैं, कूलिंग भी हो सकती है। रेजिडेंशियल एरिया भी जो है वो तकरीबन इसी का साथ होता है। इसमें जो है आपके पास लोड की वेरिएशन जो है वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के साथ वेरी करता है, ये हम आगे देखेंगे कैसे करता है। और मोस्टली जो जो कमर्शियल ये होते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में हम अपने घरों में देखते हैं कि वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी फ्लक्चुएशन जो है वो हमें इफेक्ट नहीं करती बहुत ज़्यादा। इनमें रिएक्टिव पावर का बड़ा रोल होता है। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल लोड्स होते हैं यहाँ पे जो है वो रिएक्टिव पावर का रोल जो है वो कम होता है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे ह्यूज साइज की ये जो मोटर्स की मशीन्स की बात हो रही है ना, ये वैसे नहीं हो रही। ये 5 मेगावाट, 2 मेगावाट, 100 किलोवाट इस तरह की मोटर्स हैं। हम तो घरों में छोटे छोटे 0.5 100 वाट, 1000 वाट, 2000 वाट ये वाला लोड नॉर्मली होता है। तो इसलिए इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर जो है वो कम जो है वो यूनिट से कम होता है। तो इन पे जो है वो इन लोड्स के लिए यहाँ पे रिएक्टिव पावर की मेजरमेंट्स भी होती है, जो उनको जो उनको कंपेल करता है यहाँ पे कि ये अपना पावर फैक्टर खुद मेंटेन करें। तो यहाँ पे इनके लोड से स्टार्ट होने से पहले नॉर्मल प्रैक्टिस है कि यहाँ पे जो है वो कैपेसिटर बैंक्स लगाए जाए, ताकि आपका जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन लोकली जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो। ये इसका बेसिक का पर्पज होता है। मुख्तलिफ डेफिनेशन हैं जो आगे आएंगी, ठीक है। रियल पावर या एक्टिव पावर, या बाज़ औक़ात हम नॉर्मल वर्ड पावर भी यूज़ कर लेते, तो उससे मुराद नॉर्मली जो रियल पावर या एक्टिव पावर से होता है वो किलोवाट या मेगावाट, वाट्स के यूनिट्स में होता है। किलो मेगा आपको पता है कि ये बताते हैं डायमेंशन 10⁻³ 10⁻⁶। इसी तरह रिएक्टिव पावर वार्स में मेजर होती है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, इसके यूनिट्स ये हैं। और जो आपकी नॉर्मल जो वी रेटिंग जो यूज़ होती हैं वो KVA, MVA या VA में होता है। ये पावर के ये बेसिक यूनिट्स है, इनका आपने बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे गलती नहीं करनी। लोड कर्व जो है वो आपके पास नॉर्मली ये जैसे बना भी हुआ है, इसको मैं जैसा बना देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा उस ये पहले बना, ये इसको मैं बल्कि इसको स्टेप्स में बनाता हूँ। ये लेट्स सपोज ये टाइम है 8 PM, 6 PM कह लें। ये बल्कि एक काम करते हैं, नहीं इसको ऐसे नहीं बनाते, इसको ऐसे बनाते हैं। ये हम स्टार्ट करते हैं दिन को 1200 पे, तो 1200 पे नॉर्मली इंडस्ट्री आपकी ऑन होगी, तो ये लोड जो है वो हम कहते हैं हैवी होगा। कमर्शियल लोड, ऑफिस मार्केट्स ओपन हो जाएंगी, तो ये लोड हैवी होगा। देन एट लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 3 PM 1500 आवर्स, 1500 पे आपके पास इंडस्ट्री जो है वो बंद होना शुरू हो जाती है। लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ। और उसके बाद जो है वो आपका स्टिल मार्केट्स ऑन रहती हैं, ऑफिस भी क्लोज हो जाते हैं। ये आपका आ जाएगा 1800 तक। और फिर उसके बाद आपके पास लाइटनिंग लोड बढ़ जाएगा टू कंज्यूमर, ये आपके पास बढ़ेगा और ये 10 PM तक ये रहेगा। ये ऐसे ही है, जेनेरिक्स है। 10 का मतलब है 2200 आवर्स। 2200 आवर्स के बाद आपका कमर्शियल लोड डोमेस्टिक बंद हो जाता है और बहुत स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह रह जाती है, तो हम इसको ऐसे शो करते हैं। ये आपका रात के 10 बजे के बाद, और ये सुबह जो है वो 5 बजे तक ऐसे ही रहेगा, 500 तक। उसके बाद दोबारा जो है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर आ जाएंगे 5 से लेके 8 बजे तक।
ऑफिस खुलेंगे, नहीं ये गलत हो गया, थोड़ा यहाँ से बढ़ेगा ये 8 बजे तक और फिर इसके बाद ये बढ़ेगा ऑफिस। ये इस तरह का एक लोड कर्व होता है, ठीक है। तो ये आपके पास डेली लोड कर्व से आपको पता होता है कि आपके पास आज लोड नॉर्मल, ये बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, ये लोड फोरकास्टिंग हो रही है। आप बड़ा लोगों का वहाँ पे एरिया का बिहेवियर, ग्रोथ रेट, प्रीवियस डेटा से आप इसको कैलकुलेट करते हैं। और नॉर्मल प्रैक्टिस में आपकी प्रैक्टिस भी होती है, ये वेरिएशन सीजन्स के साथ भी होती है, डेली भी होती है, वीकली भी होती है, मंथली भी होती है और ईयरली भी होती है। ये लोड कर्व चारों फॉर्म्स में आपके पास होता है कि ये देखें आप, ये आपके पास अगर मैं एक और लोड कर्व बनाऊं ये मंथ के बेसिस पे, तो फ्रॉम जनवरी स्टार्ट करते हैं, आपके पास सिर्फ इंडस्ट्री लोड होता है, हीटिंग लोड अगर कोई यूज करता है, और फिर आपके पास मई आ जाता है, मई में आपके एसी ऑन हो जाते हैं, फिर लोड बढ़ता है जून जुलाई अगस्त अगस्त तक, ये फिर इसके बाद कम होता है और फिर जनवरी में और जो है वो कम होकर यहाँ तक पहुंच जाता है। ऐसे जो है वो आपके पास मंथली बेसिस है। वीकली देखें, अगर आप वीकली देखें तो वीकली में लेट्स सपोज वी स्टार्ट विद द मंडे, तो आपके पास ऑफिस भी खुल जाएंगे, आपके पास इंडस्ट्री भी ओपन हो जाएगी, तो मंडे के हिसाब से मंडे ट्यूसडे को भी ऐसा लोड रहेगा, अपना बेस वो चेंज करेगा लेकिन मैक्सिमम पॉइंट। फिर हम वीकेंड पे देखते हैं तो वीकेंड पे इंडस्ट्री बंद हो जाती है, ऑफिस बंद हो जाते हैं, आपके पास इंडस्ट्रियल लोड रह जाता है, सॉरी रेजिडेंशियल लोड, तो रेजिडेंशियल लोड इससे कम हम एज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसा कर्व बनेगा वीक के हिसाब से, दोबारा आप मंडे तक पहुंच जाएंगे। तो ये सीजनल ओकेजनल ये सारे बेसिस, ईद आ गई है, ईद पे लोड बढ़ जाता है, रमजान में देखें शाम को लोड बढ़ जाता है। ये हम रमजान में अगर ये देखें, ये मॉर्निंग वाला पॉइंट अगर नीचे वाले ग्राफ में देखें तो ये रमजान जो है वो आप नॉर्मली नमाज के लिए आप उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, तो फॉर इन रमजान you will get up 2 or 3 hours before that 5 o'clock, so your load will start increasing at 3 instead of 5। यहाँ पे लोड जो है वो 3 पे स्टार्ट इंक्रीज करना शुरू करेगा क्योंकि रेजिडेंशियल लोड बढ़ गया। तो ये सारी चीजें, ये सारा डेटा जो है ये लोगों के पास मौजूद होता है, और ये आप इंजीनियर बनेंगे तो ये सारा एनालिसिस आपकी जिम्मेदारी होगी, आपने जो है वो जिम्मेदारी रखनी है, क्योंकि जब तक आप डिमांड नहीं देंगे आप तक सप्लायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी उतना फुलफिल करने का पाबंद नहीं होगा। आप बगैर उसके कैलकुलेशन के आप कहें नहीं मुझे 2 मेगावाट पीक चाहिए, तो 2 मेगावाट पीक के बजाय वो 4 मेगावाट पीक पे जाएगा, तो उस वक्त सरप्लस एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि वो जनरेटर भी ऐसे स्टार्ट करते हैं जो उसी हिसाब से जो लोड डिमांड प्लस रिजर्व रख के तो वो स्टार्ट होते हैं, तो वो फिर आपको अवेलेबल ऑफ एनर्जी जो है, अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी वो पॉसिबल नहीं होगी, आपको लोड शेडिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन का या ऑपरेशनल कंपनीज हैं वो अपना डिमांड कर्व पहले बना के देती हैं कि ये डेली ये है हमारा, मंथली वीकली ये है, मंथली ये है, और ईयरली बेसिस पे ये है अगले साल के लिए, अगले 10 साल के लिए, अगले 20 साल के लिए, ऐसी ग्रोथ रेट के साथ हम वो टेंटेटिव ये स्केड्यूल देंगे, और उनका स्केड्यूल जो है वो +-5% ऊपर नीचे होता है। ये नहीं है कि उसमें 1 मेगावाट से डिमांड दी थी तो वो 2 मेगावाट रिक्वायरमेंट आ गई, नहीं, बड़ा ही एक्यूरेट रिजल्ट होता है। फिर मैक्सिमम डिमांड या पीक डिमांड जो है वो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर लोड या लोड डिमांड जो होती है पावर सिस्टम पे। तो अब अगर आप कर्व बनाएं, हम इसको अब ऐसा बनाते हैं, तो ये लोड कर्व ऐसा होगा, फिर शाम को कहीं हम कहते हैं 8 ये पीक पे जाएगा, 8-9 बजे ये पीक पे होगा, फिर कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये आपके पास पीक डिमांड होती है जिसको आपने फुलफिल करना होता है। एवरेज डेली लोड डिवाइडेड बाय द पीक लोड, ये आपका लोड फैक्टर डिफाइन करता है। जितनी वैल्यू इसकी 1 के करीब होगी उतना ही आपका लोड फैक्टर अच्छा होगा। इसको अच्छा इसलिए कहते हैं कि आपका पीक्स जो है वो कम आती है और उस टाइम पे आपके लिए रिसोर्सेज मैनेज करना जो है वो आसान हो जाता है। तो एवरेज डेली लोड ये आपने पढ़ा होगा, पीक लोड फॉर द डे, ये आप नॉर्मली जो है वो लोड फैक्टर से, ये आपकी कैलकुलेशन में नॉर्मल एक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है। एनुअल लोड फैक्टर, यहाँ पे रुकते हैं। वली आप आए हुए, ये मुख्तलिफ डेफिनेशन, इनको कोई मसला नहीं है। आप पीजी पढ़ी हुई आप लोगों ने? अभी सर इस सेमेस्टर आसान भी है मुश्किल भी है। आसान इसलिए है कि यू हैव द कंप्यूटर, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको कंसिडरेशन जो है वो आपकी बेसिक जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस के लिए कर रहे हैं, डेली के लिए कर रहे हैं, वीकली के लिए कर रहे हैं, मंथली के लिए कर रहे हैं अपना एनालिसिस, या आप जो है वो एनुअल बेसिस के लिए कोई एनालिसिस कर रहे हैं, या फिर आप रेजिडेंशियल एरिया में बैठे हुए हैं, कमर्शियल एरिया में हैं, या आप जो है वो किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, ये आप सारी चीज़ें कंसिडर करके, तो हर एक का पीक जो है वो डिफरेंट। अब इंडस्ट्री का पीक जो है वो शायद दिन को 10-11 बजे आए, ऑफिस का पीक जो है वो शायद 12-13-14 इस टाइम तक 1200 आवर 1400 आवर तक हो। रेजिडेंशियल अगर आप उसमें बैठे हुए हैं उनका पीक नॉर्मली जो है वो
एट नाइट नॉर्मली फ्रॉम 6 to 10, ये एक टाइम होता है। तो ये आपने अपने एनालिसिस में ख्याल करना है ताकि आपका जो शॉर्टेज है वो ना हो, पावर शॉर्टेज ना हो, और आप लोड डिमांड फुलफिल करें। दैट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ द पावर सप्लाई। आपका बेसिक पर्पस एन इंजीनियर हमारा क्या होता है? टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी पावर। क्वालिटी पावर क्या होता है? कि क्वालिटी रिलायबल हो, आपको फिक्र ना हो कि लोड शेडिंग हो जाएगी 5 मिनट बाद, आपका वोल्टेज लेवल मेंटेन हो, आप कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हो। ये तो जब आपका लोड आपकी एनालिसिस और फोरकास्टिंग से ±30% वेरिएशन करेगा, आपकी वोल्टेज में भी फ्लक्चुएशन होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी में भी वेरिएशन आ सकती है। तो ये इसलिए आपने एनालिसिस में बहुत ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट है। यूटिलाइजेशन फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड कितनी है और इंस्टॉल जो है, जैसे पाकिस्तान का यूटिलाइजेशन फैक्टर मेरे ख्याल में उस दिन हमने देखा था क्या है, 37,000, 25,000, 22,000, 27,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी नहीं, मैक्सिमम डिमांड हमारी अगर लेट्स सपोज 22,000 है तो डिवाइडेड बाय 27, ये हमारा जो है वो यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा। अब इसकी वैल्यू जितनी 1 के करीब होगी, 1 के जितनी नज़दीक होगी, दैट मीन्स कि आप जो है वो अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं। ये कभी अच्छा होता है कि बड़ा आप रिजर्व देखे सारा, तो ये नॉर्मली जो है वो अब पाकिस्तान का जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है जैसे ये कैलकुलेट किया, इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो जितना आप कम होंगे आपके पास स्पेयर एनर्जी किसी हद तक अवेलेबल होना बेहतर होता है, लेकिन उससे ज़्यादा फिर आपके पास कॉस्टली हो जाती हैं चीज़ें, आपके पास एनर्जी अवेलेबल होती है और उसकी यूटिलाइजेशन नहीं होती। प्लांट फैक्टर, आपके पास प्लांट की कैपेसिटी कितनी है और आपने कितना जनरेट किया। लेट्स सपोज एक पॉइंट प्लांट जो है वो 1 MVA का है, मेगावाट में बात करते हैं, 1 मेगावाट का, तो मल्टीप्लाई बाय 860, तो ये 8760 मेगावाट आवर प्रोड्यूस कर सकता है आसान में। तो अब आपने उससे कितना डिमांड किया, कितना आपने उसको यूटिलाइज किया, जो एक्चुअली उसने जनरेट किया, दैट विल कॉल इट प्लांट फैक्टर। तो ये भी 1 के करीब जितना होगा बेहतर होगा कि आपका प्लांट जो है वो 100% एफिशिएंटली यूज हुआ। अब आपके पास ये सारा सिस्टम तो है, आप चल रहे हैं, कोरोना में आप आए हैं तो यूनिवर्सिटी ने आपको कहा है मास्क पहने, दूर दूर बैठे। ये प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। आप जब तक प्रोटेक्ट नहीं होंगे, कल यूनिवर्सिटी दोबारा बंद हो जाएगी, घरों में सारा हर्डल बनेगा और ये आप जो है वो घर वालों को परेशान करेंगे, उनकी परेशानी इलादा, आपका कोर्स अच्छा नहीं जाएगा स्मूथ, वो इलादा, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब आप अपने पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते तो देन यू फेस प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स आप हमेशा अवॉइड करते हैं, फेलियर्स के अगेंस्ट अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट रखते हैं। और ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पावर सिस्टम इतने बड़े एरिया पे कोई और दुनिया की इंडस्ट्री नहीं है जितने बड़े एरिया पे पावर इंडस्ट्री फैली हुई है। कराची से लेके खैबर KPK चित्राल यहाँ तक आप पहुँचते हैं। तो ये एनर्जी जो है ये आपको प्रोटेक्ट करके बड़े उसमें आपने इसको बड़े स्मूथ फंक्शन के साथ आपने इसको डिलीवर करना है एट द लोड सेंटर। तो इसके लिए आप मुख्तलिफ कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं जो आप प्रोटेक्शन में आगे पढ़ेंगे। स्विच गेयर्स में आपके पास इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो मेजरमेंट्स करते हैं, और डिस्कनेक्ट स्विचेस होते हैं जो आपकी ऑफलाइन स्विचेस को, सर्किट्स जो होते हैं उनको डिस्कनेक्ट करते हैं और ग्राउंड करते हैं, ताकि उसमें जो आपको पढ़ा है आपने कि लाइन में कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस मौजूद होती है ट्रांसफार्मर में, तो ये एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है कि आपका जब आपके पास कोई फॉल्ट आता है तो आपके पास ब्रेकर जो है वो ऑपरेट होता है। तो ब्रेकर ऑपरेट होने के बाद आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है। जब सर्किट ब्रेक हो जाता है, ये एक सिंपल सी एक एग्जाम, ये आपका ब्रेकर लगा हुआ है और ये आपका एक डिस्कनेक्ट ये ब्रेकर है और डिस्कनेक्ट ये आइसोलेटर टाइप का वो कह रही है, तो ब्रेकर ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास ये यू हैव ट्रांसमिशन लाइन ओवर हेयर, यू हैव ट्रांसफार्मर और लेट्स सपोज यू हैव जनरेटर ओवर हेयर। तो इन सब के पास इंडक्टिव प्रॉपर्टी मौजूद है, कॉइल्स होती हैं और उसमें, तो इंडक्टेंस की बेसिक डेफिनेशन में स्टोर्स एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे आपके पास आप ये लाइन चार्ज रहेगी, तो आप क्या करते हैं कि इसको स्विच को ग्राउंड, इसके थ्रू ग्राउंड करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ग्राउंड होता है, और ये जो आपके पास स्टोर एनर्जी है ग्राउंड स्टोर कर जाती है। इस पर्पज के लिए लो ऑपरेशन पे फ्यूजेस यूज करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर्स आपके लाइन्स को बचाने के लिए, ग्रिड्स को बचाने के लिए आप यूज करते हैं। ये कंपोनेंट्स आप उसमें पढ़ेंगे, आपने PT में पढ़ा होगा ये लाइटनिंग अरेस्टर।
कंट्रोल रूम होता है जो ये सारा मॉनिटर करता है, उस पर ग्राफिक मोज़ेक पैनल होता है जो हर चीज़ को डिस्प्ले करता है उसके सामने, और इन केस ऑफ एनी फॉल्ट ये वो सारे वो उसको मॉनिटर करता है। और दैट कैन आल्सो कंट्रोल थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रिलेज होते हैं, रिलेज ऑपरेट होते हैं, और इन केस ऑफ फॉल्ट वो ब्रेकर को ट्रिप कराते हैं। और ये सारा काम जो है वो सॉफ्टवेयर बेस होता है। स्काडा या इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल होता है दैट दैट इज कैपेबल टू मॉनिटर और ऑब्जर्व इस काम के लिए, एंड देन कंट्रोल। ये सारा जो है वो ऑटोमेटिक भी हो सकता है, और आप इसको राइट थ्रू के जरिए मैनुअल भी कर सकते हैं। एनर्जी कंट्रोल सेंटर जैसे एनसीसी और नेशनल कंट्रोल सेंटर पाकिस्तान में, और एनपीसीसी प्रोविजनल कंट्रोल सेंटर्स हैं आपके पास, दैट इंश्योर्स द रिलायबल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ द पावर सिस्टम। इनका बेसिक जो है वो ये होता है, मकसद ये होता है। वहाँ पे उनके पास कोई मशीनरी नहीं होती, बट दे आर एबल टू मॉनिटर द ओवरऑल सिस्टम, कहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्या लोड डिमांड है, एक्टिव पावर कितना है, रिएक्टिव पावर कितना है, कौन से लोड आपके जो है वो इस वक्त डिस्कनेक्टेड हैं, कौन से जनरेटर्स ऑनलाइन है, कौन से जनरेटर्स ऑफलाइन है, उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, नेक्स्ट कितने आवर्स के लिए वो ऑफलाइन रहेगा। ये सारा काम जो है वो एनर्जी कंट्रोल सेंटर में होता है, और वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग के जरिए ये सारे को कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सिग्नल प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स, ये इनके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। स्काडा स्टैंड्स फॉर सुपरविजन कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ये सारा काम जो है वो ये करते हैं। अब आप पावर सिस्टम एनालिसिस में ऑब्वियसली ये भी नहीं होता कि आप छोटे टेक्नोलॉजी बेस्ड इतना बड़ा सिस्टम है उसको आप उतनी ही उसका जो कंट्रोल है वो बड़ा उतना ही एडवांस होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस रखे होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस ऑब्वियसली दे आर मोर एफिशिएंट देन द ह्यूमन बेस्ड कैलकुलेटर बेस्ड। तो आप रिपीटेटिव करते हैं। अब हम आगे जब पढ़ेंगे आप पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल में कि क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक दैट कि आप इकोनॉमिक डिस्पैच करते हैं, यूनिट कमिटमेंट करते हैं, मिनट टू मिनट बेसिस पे आप उसको रन करते हैं, लोड फ्लो रन करते हैं कि आपका सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, आपके जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो लिमिट्स के अंदर हैं कि नहीं, या मिनट टू मिनट बेसिस पे ये चीज़ें एनालाइज कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है वो आप जो ह्यूमन जो इंटरफेरेंस है दैट इज़ ओनली जो वो है उस मकसद के लिए कि आपके पास वो ऑब्जर्व करे और उसको जो है वो मैनुअल अगर जरूरत पड़े तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे। अदरवाइज ये सारा एनालिसिस जो है वो आपके पास कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो इसके लिए आपको मॉडलिंग भी चाहिए, जैसे मैंने आपको इनिशियली एक रजिस्टर की एग्जांपल दी थी कि आप ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं जो एनालाइज कर सकता है सारे सिस्टम को, लेकिन उसके लिए आपको पहले उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ेगा, कैसे कनेक्शंस होते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम्स कैसे बनती हैं, ये सारा जो है वो बेसिक प्रोसेस जो है वो हम आगे सीखेंगे। पावर सिस्टम एनालिसिस में हम जो है वो देखेंगे, पावर फ्लो स्टडी करेंगे, शॉर्ट सर्किट एनालिसिस करेंगे, स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे, ये यहाँ तक। तो इसके बाद जो है वो इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा टच करने की मशीन ट्रांजिट्स को, लेकिन जो ये पोर्शन है ये मेरा ख्याल में आप पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल में ही पढ़ सकेंगे। अगर टाइम मिला तो इकोनॉमिक डिस्पैच को भी जो है वो हम जरूर देखेंगे।